हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत हासिल करने के लिए इत्तेहादियों से राब्ते तेज कर दिए। वजीर आजम की MQM और इस्तेकाम पार्टी के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। अपोजिशन ने भी तरमीम रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी। ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 243 में तरमीम के लिए मुशावरत का बता दिया। इस अहम कानूनी तरमीम पर गुफ्तगू करने के लिए सीनियर कानूनदान राजा खालिद आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। इसके अलावा PTV बोर्ड की तश्कील, सूबा बलोचिस्तान नजरअंदाज, महरूमी के शिकार सूबे से किसी को भी बोर्ड का रुकन ना बनाया जा सका। क्या हम हकीर हैं? पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे और बेशुमार सलाहियतों के हामिल होने के बावजूद PTV बोर्ड में एक भी नाम शामिल नहीं। वजीर आला बलोचिस्तान ने अहम मामला उठा दिया। इस अहम इशू पर भी बात करेंगे आज के शो में। और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 6 अफसरान पर रिश्वत का इल्जाम। सेनेट दाखिला कमेटी को इन कैमरा ब्रीफिंग। NCCIA के 6 अफसरान से 4 करोड़ 25 लाख रुपए रिकवरी का इंकशाफ। साइबर फ्रॉड करने वालों ने अरकान पार्लियामेंट को निशाने पर रख लिया। फ्रॉड करके लाखों रुपए ले उड़े। हैकर्स के पास अरकान पार्लियामेंट का डेटा होने का खौफनाक इंकशाफ। 4 सेनेटर्स कैसे साइबर फ्रॉड का शिकार होकर कितनी रकम से महरूम हुए। शौकत खानम के नाम पर 2 PTI सेनेटर्स से लाखों रुपए कैसे लूट लिए गए। अरकान दाखिला कमेटी ने साइबर फ्रॉड करने वालों को किस बात पर दाद दी। भक्कर का एक नौजवान 23 वेबसाइट्स और 52 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 500 रुपए में डेटा फरोख्त कर रहा था। इसकी गिरफ्तारी के बाद बड़े इंकशाफात सामने आ गए। सेनेट दाखिला कमेटी की अंदरूनी कहानी शेयर करेंगे आज के शो में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 27वीं तरमीम के हवाले से। और 27वीं तरमीम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान राजा खालिद साहब। अस्सलाम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खालिद साहब, शुरुआत तो इसी से करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम बस अब लग रहा है कि आज आई कल आई, काबीना का इजलास जो है वो भी बुला लिया गया है। आपको लग रहा है स्मूथली जो है वो पास हो जाएगी? कोई ऐसी रुकावटें नजर नहीं आ रही? जी, मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास इतनी अद्दी कुव्वत मौजूद है कि इसे आसानी से पास करवा लेगी। और वैसे भी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे मुतनाज़ बनाया जा सके। देखिए, आइन को अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल है 238 और 239। और सारा प्रोसीजर बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को कैसे अमेंड किया जा सकता है। कुछ लोग इसका वावेला करते हैं कि शायद इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसकी फाउंडेशंस हैं, जो उसके फंडामेंटल्स हैं, शायद उन्हें चेंज किया जाता है जा रहा है, या 26वीं तरमीम के ज़रिए भी ये वावेला था कि उसे चेंज करने जा रहे हैं, तब्दील करने जा रहे हैं, अमेंड करने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो फाउंडेशन है, जो उसका एक तो उसका प्रीएम्बल हो गया, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। इस्लाम उसका सरकारी मज़हब हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। उसका नाम हो गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो तब्दील नहीं हो सकता। फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, वो चेंज नहीं हो सकता। बाकी जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं ये हमेशा आती हैं। और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के देखें, हमारा हमसाया है इंडिया, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के इनिशियली 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन आज उसके 417 आर्टिकल्स हैं। और ये आर्टिकल सारे अमेंडमेंट्स के नतीजे में इंसर्ट हुए हैं, नए आर्टिकल्स। और एज ऑफ नाउ इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि वो ज़्यादा सखीम था। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 280 आर्टिकल्स हैं, लेकिन आज तक उसमें 105 तरमीम हो चुकी हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है जो बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, बरतानिया का तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके लिए कहा जाता है कि ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, उसके ज़रिए आप उसे अमेंड कर सकते हैं। लेकिन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 2/3 मेजोरिटी ऑफ द कांग्रेस, वहाँ पार्लियामेंट नहीं, वहाँ पे कांग्रेस है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड ये तो आसान बात है। जो मुश्किल चीज़ है वो ये कि 3/4 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, रियासतों के से आप 3/4 हमायत हासिल करेंगे तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे। लेकिन इसके बावजूद वो 28 मरतबा तब्दील हो चुका। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनकी जो स्टेट्स हैं, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस भी हैं। और आपने देखा होगा अमेरिका जाने का इत्तेफाक हो तो उनकी अपनी स्टेट्स के फ्लैग्स भी हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक वो इंडिपेंडेंट है। अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं, मैं पिछले साल भी मेरा ये बिल्कुल कंसिडर्ड व्यू था, कंसिडर्ड ओपिनियन थी
कि आप जब ये बना रहे हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, इसकी जगह आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, जैसे साउथ अफ्रीका में है, इटली में है, जर्मनी में है, और दुनिया के बाकी कुछ ममालिक में और भी हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। पाकिस्तान में चूंकि इस वक्त मसला ये है कि यानी हमारे यहाँ वो कास्ट का निज़ाम नहीं हो सका कि आप अगर कोई फॉल्स लिटिगेशन या शुरू करता है, इनिशिएट करता है, तो उसे डैमेजेस भरना होंगे। अब बरतानिया में देखें या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर अगर आप बेबुनियाद केस लेके आते हैं तो आप लेने के लिए आए थे, आपको देने पड़ जाते हैं, आप कंगाल हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की जो फ्रीवलेस लिटिगेशन है वो बेतहाशा है, जेन्युइन भी लोगों के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं और पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अब सुप्रीम कोर्ट में ये है कि कई सालों से लोगों की अपील्स नहीं लग रही। आप देखिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, ये 11 साढ़े 11 बजे तक ये जजेस जो रूटीन के केसेस हैं एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उनकी समाअत कर रहे होते हैं। उसके बाद उठ के आके बैठते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, और फिर वहाँ पे कोई टाइम की तो कैद होती नहीं, वकला लेंथी आर्गूमेंट्स करते हैं, लंबी बहसें होती हैं, और फिर कई दिन नहीं बल्कि माह लग जाते हैं इस पे किसी एक मैटर को एडजुडिकेट करने में, जबकि जो जनरल पब्लिक है, जो आम लिटिगेंट है, वो बुरी तरह से सफ़र करता है। उनकी क्रिमिनल अपील्स नहीं लग पाती, उनकी सिविल अपील्स नहीं लग पाती। इवन ये है कि अब तो उन्होंने बेल का, यानी पिछले साल के बाद जब से यहिया खान आफरीदी साहब आए, एक फ़र्क तो पड़ा है, यानी डिस्पोजल में काफ़ी उन्होंने उसे एक्सपीडाइट किया और काफ़ी हद तक जो बर्डन को लेसन करने में वो कामयाब हुए। लेकिन स्टिल इस बात की ज़रूरत है कि एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखे, ताकि जो आम बाकी केसेस हैं पूरी यकसुई के साथ बाकी जजेस सुन सकें और उन्हें एडजुडिकेट कर सकें। अच्छा, ये बताएगा बिफोर वी गो ऑन कि इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से हो, चाहे NFC 18 अमेंडमेंट के हवाले से हो, या ECP के हवाले से हो। आपने ये तो कह दिया कि एक तरीकाकार जो है वो गिवन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई अमेंड करना है तो किस तरह से करना है। क्या वो ये भी वाजे करता है कि उसके लिए जो है वो एक प्रॉपर बहस कराई जाए पार्लियामेंट में, या उसका जो ड्राफ्ट है उसको पब्लिक किया जाए ताकि उस पर जो है वो आगाह हो लोग? क्या ये भी उसका एक तरीक़ेकार में शामिल है या नहीं है? देखिए, ये तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें तो नहीं लिखी हुई कि आप उससे पहले क्या मेजर्स देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में एक आम बंदे की फहम के लिए या जो भी, यानी इससे बेहतर आपके पास ना एक राय आती है, लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, वकला अपनी ओपिनियन देते हैं, ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बाजीचे अतफाल ना बनाए, हर साल अमेंडमेंट्स ना लाएं। लिहाजा एक कम्प्रीहेंसिव किस्म की उस पर डेलिब्रेशन होनी चाहिए, कंसल्टेशन होनी चाहिए, उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें। मैं जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने एक अरसे तक वो पढ़ाया भी, मैं हैरान होता हूँ उनकी अकल को। क्लासा साहब आप दाद दें कि उनका जो प्रीएम्बल है वो आप पढ़े ना, तो उसमें लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन ऑर्डर टू मेक परफेक्ट यूनियन, यानी उस वक्त जब अमेरिका आज़ाद हुआ उसकी 13 रियासतें थी, परफेक्ट यूनियन एस्टेब्लिश जस्टिस, आगे काम आता है और फिर बाकी बातें, यानी जो बुनियाद रखी उन्होंने वो ये कि इंसाफ, हम इंसाफ को कायम करेंगे, इंसाफ की हुक्मरानी होगी तो ये 13 रियासतें इंटैक्ट रहेंगी। उन्होंने इंसाफ किया तो 13 से 50 बन गई। जिन मालिक के अंदर इंसाफ नहीं हुआ तो वो सुकड़ते चले गए, वो कटते चले गए, वो बिखरते चले गए और टुकड़ों, हिस्सों, बखरों में वो तकसीम हुए। तो फिर उनका मैं देख रहा था कि जो आर्टिकल्स हैं, उसका आर्टिकल 1 अगर देखें तो वो ये है कि वो उसकी लेजिस्लेशन, ठीक है, लेजिस्लेचर, दूसरा है उसकी एग्जीक्यूटिव, तीसरा है उसकी जुडिशरी, कि पहले आप कानून साजी करें। गवर्नमेंट का काम है कि उस कानून साजी पे के तहत वो काम करे, और अगर वो नहीं करती, अगर उसका फेलियर है तो आप फिर अदलिया के डोर को जाके नॉक करें। इनको की बात कर रहा हूँ, बड़े तफसील से बड़े अच्छे बैकग्राउंड्स बताए हमें, बहुत चीज़ें नई भी हैं हमारे लिए भी हैं। इंसाफ की आपने बात की, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ पे भी तनकीद करते हैं। आप क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील हैं, चीज़ें सामने देखते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिल रहा, स्पेशली अदालतों पे भी आता है कि वो नहीं दे रही, बल्कि इन तरामीम को भी वो इसी ही तनाजुर में देखा जाता है कि एग्जेक्टिव जो है या आपकी मुकन्ना जो है या प्राइम मिनिस्टर या पार्लियामेंट जो भी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी वो करना चाहते हैं। ऑलरेडी उसकी आज़ादियाँ इन्हें सलब की हुई हैं, मज़ीद सलब करने का इनका ये प्रोग्राम है। जितने आपने वो बताई हैं चीज़ें, इंसाफ वाली बात जैसे आपने US से इसकी,
तो यहाँ तो वो कहते हैं उल्टा काम है, यहाँ पे जो तरामीम की जाती हैं वो ये अदलिया की आज़ादी को ये हड़प करने के लिए की जाती हैं, अदलिया को आज़ादी देने के लिए नहीं की जाती। तो इन्हीं तरमीम को आप किस तनाजुर में देखते हैं कि ये जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की और दूसरी कोर्ट की बात हो रही है, आज़ादी मिल जाएगी या आज़ादी सलब कर ली जाएगी सर? जी देखिए क्लासा साहब, एक अफसोसनाक बात है, मैं बार बार मेरा इस पे बिल्कुल एक सोची समझी राय है और एक अरसे से है। पाकिस्तान के जितने अदारे हैं जिनमें खामियां या जो बर्बादी का शिकार हुए या जिनमें डिक्लाइन आया, तो वो किसी बाहर से नहीं बल्कि उस अदारे की अपनी वजह से। अब अदलिया को देखें, अदलिया की तबाही की पहली ईंट तो रखी थी उस वक्त जस्टिस मुनीर ने, लेकिन उसके बाद आप देखते जाएं, अभी हाल ही की मिसाल आप देख लें कि ये सारी पिछले साल इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अदलिया के पास यकीनन बेतहाशा अख्तियारात थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रही थी। आपने देखा वो जो पंजाब वाला केस था, हमजा शहबाज वाला, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया मोहम्मद बंदियाल साहब ने, वहां से मेरा ख्याल खराबी की बुनियाद खराबी की बुनियाद वो रखी गई फैसला जो था गलत फैसला कि जी फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से, यानी कि आपने उनका वोट नहीं काउंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वोट तो काउंट करेंगे लेकिन उसके बाद वो डिसीट हो जाएगा। पहले एक्ट तो होने देना, पहले एक्ट तो होने दे, एक्ट हुए बगैर आपने ये राय दे दी। साहब ने अपना एक नया कानून लिख दिया था, वहां से खराबी शुरू हुई। अब देखिए इतनी अफसोसनाक फिर ये हुआ कि उसके बाद ये हुआ जी कि ये जो रिजर्व सीट वाला केस था, इसमें बहुत अच्छे जज हैं मंसूर अली शाह साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि आज़ादाना तौर पे इलेक्ट होने वाला जो मेंबर है वो 3 दिन के अंदर किसी दे में ज्वाइन, लिखा हुआ दे में ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 3 days। आपने 15 दिन कैसे दे दिए? आपने कहा कि आप फलां पार्टी को ज्वाइन किए करें, वो एफिडेविट दे चुका है, आप रास्ता खोल रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का कि अलग से रूगर्दानी की जा सकती है, ओथ से रूगर्दानी की। आपकी बातों से राय साहब लग रहा है कि ये अदलिया की आज़ादी जो है खुद ये जजेस ने अपने पाँव पे कुल्हाड़े मारे हैं भाई, राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखना शुरू किया, वो फैसले किए इन्होंने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, आइन में नहीं थे, मतलब कानून में नहीं थे, और उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किए हैं। देखिए उसी की वजह से सारे ला तरमीमें आ गई हैं कि अदलिया को कंट्रोल किया जाए इस लूज बॉल्स की वजह से। मैं क्लासा साहब बड़े मैं दुख के साथ कहता हूँ कि यही हमारे जज हैं मंसूर अली शाह साहब, मेरे लिए काबिल एहतराम है, बड़े काबिल जज हैं, काबिल जज हैं, नो डाउट। वो हमारा एसेट थे लेकिन ज़ाया हुए, मैं साफ कहता हूँ, ठीक है। उनका ही एक फैसला था 2023 का है मेरे ख्याल में, या 22 की एक जजमेंट है, उन्होंने सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात, उन्होंने कहा हम तो 17 लोग हैं, वो 22 रोड के नुमाइंदे हैं, जो लेजिस्लेशन है इट इज़ दी सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन इधर आके तो आप जो पार्लियामेंट का अख्तियार है उसे सलब कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट पे आप अटैक करेंगे तो फिर पार्लियामेंट ठीक है, क्या वजह बने उनको वही जो उनका हक मारा गया, वो समझते हैं कि जनाब जब मेरी बारी लगी है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगने के, सीनियरिटी का जो कंसेप्ट था उससे पहले ये तरमीमें ले आ लू के और इन्होंने चेंजेस करके फिर उन्होंने या फरीदी साहब को चीफ जस्टिस लगा। एक बंदा इंसान जितना भी हो, एक अंदर आ तो जाती है कि ना इंसाफी हुई है, मेरी बारी पे इन्होंने जनाब एक और वहाँ से तीसरे चौथे नंबर पे जो मेरे कुलीग भी थे, जूनियर भी थे, उनको उठा के लगा। वो भी इंसान है, गोश्त पोस्ट के इंसान है, इतना भी 100% कोई नहीं होता, तो उनके साथ ज्यादती नहीं होती, आप समझते हैं। क्लासा साहब वो काम ये पहले कर चुके थे, उन्हें जो सुपर सेशन हुआ ना उनको बाद में हुआ, ये जजमेंट्स पहले किए हैं। अच्छा, ये ना करते, यानी मैं समझता हूँ कि आपने कैसे, यानी जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप क्रिएशन है, जिस पार्लियामेंट ने आपको क्रिएट किया, ठीक है, आज पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट का नाम फेडरल कोर्ट रखते, आपकी एजेस वो 55 साल कर दे, आप सारे रिटायर हो जाएं, आपकी मरात को वो कट डाउन कर दे, ये पार्लियामेंट का अख्तियार है। आप पार्लियामेंट के अख्तियार या पार्लियामेंट के डोमेन में जब आप वो करेंगे तो फिर आपको भी ज़रा वो फिक्स करेंगे। मैं ये नहीं कहता इंतकामी कार्रवाई, इसका मतलब ये कतन नहीं है, मैं जो लीगल बात है उसे। एक और बात आ रही मैं आपसे, क्योंकि बहुत सारी आप ये कानूनी और आईनी बड़ी बातों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरे जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से जहन में। एक ये भी आ रहा है कि नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनाया जा रहा है, काजी फैज ईसा साहब का भी नाम दोबारा आना शुरू हो गया कि ही मे बी अपॉइंटेड, क्योंकि फुल कोर्ट अब हो रहा है, एक अलहदा सुप्रीम कोर्ट बन रही है, बेंच नहीं बन रहा। पिछली ये तरमीम में तो बेंच था, अब वो फुल कोर्ट बना रहे हैं और इसके लिए चीफ जस्टिस भी चाहिए होगा। उसमें फिर उसकी तकरीरी का भाई कोई ना कोई सिस्टम जो है बनाएंगे। वो कहते हैं काजी फैज ईसा साहब जो हैं, शायद उनको 3-4 साल के लिए कोई उनको टेन्योर दी जाए। कोई एनी न्यूज़ आप तो अगेन उसमें फिरते रहते हैं, मत सुप्रीम कोर्ट में, वकीलों में, हुकूमतों में, कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा नहीं? वैसे मैं माजूद चाहता हूँ, मेरा मुकाबले में आपका नॉलेज, मैं आपको देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, आपका नॉलेज कहीं मुझसे आप आगे कर रहे हैं, बाकी बातें नहीं, हम चलती फिरती, मैं तो
लंगर कापी हम सुनते हैं, आपका नॉलेज बड़ा, और आपकी जो खबरें बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी ये भी एक्यूरेसी होती है। मार्केट में ये वो इस तरह जरूरी नहीं है कि की इसी मैंने तरह हो। वैसे नहीं, इससे पहले नहीं सुना, लेकिन देखिए मेरे ख्याल में कल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उनसे भी किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बातें कि रिटायर्ड जज होगा, कौन होगा, ये अभी सामने नहीं है। तो आप किसी को भी, यानी अब क्या उसकी, ये तो जो मसवदा आएगा तो उसी में ये सारी बातें क्लियर होंगी। किसी को बना दें जो इस वक्त सर्विंग या सिटिंग जजेस हैं, उनमें से किसी को उधर लगा दें, कोई वो नहीं, इन जजेस को उधर बैठा दें। जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेंच के जजेस हैं इनको उधर भेज दें। लेकिन सर ये बताएं राज साहब कि जिन्होंने वहाँ पे वो जो जजेस हैं जो अग्रीव्ड फील करते हैं, जो 8 ये अलहदा भी हो गए थे, वो 8 लोग अलहदा हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने वो ये वोमेन वाली सीट्स पे फैसला दिया जिस पे कंट्रोवर्सी शुरू हुई। फिर हमने देखा 4 या वो 5 वो जजेस थे हाई कोर्ट के जिन्होंने लेटर लिखा था कि ये कैसे एजेंसीज वगैरह हमें हरास कर रही हैं। अब इतनी सारी कंप्लेंट्स के बाद अब ये मुमकिन है कि अगर यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रहा है तो उन्हीं में से ही किसी को उठा के आपका ख्याल है कि वो ये बेंच का सरबराह बना देंगे? इतना अगर करना था तो ये सारा मेला रचाने की क्या जरूरत है? वो 8 में से ना लगाए ना, वो 8 में से ना 20-22 में से जो है उनमें से लगाए, उन 4 में से भी ना लगाए जो खत लिखने वाले थे। अब देखिए ना राय साहब, ये बताएं आखिर उन लोगों को 20-20 22-22 लाख रुपए तनख्वाह इनको भी मिल रही है, वो भी जजेस हैं, उनको भी बरात मिल रही है, टैक्स पेयर का पैसा भी मिल रहा है, वो जज भी हैं, कोई काम तो उनसे लेना है ना, उनको कोई बेंच दिया जा सकता है, ना उनको किसी बेंच का सरबराह बनाया जा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का लग सकता है, तो फिर उनको 20-20 25-25 लाख रुपए तनख्वाहें दे रहे हैं सर, उन्होंने कुछ काम करना है सर। वो मैं क्लासा साहब, वैसे जो जजेस वो 8 वाले थे ना, वो बेंचेस को उनमें से कुछ जजेस ऐड भी कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो इधर इस साइड पे नहीं है, 1-2 हैं इस साइड पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब मैं नाम लेना मुनासिब नहीं, कुछ जजेस बेंचेस यानी रोज़मर्रा की बुनियाद पे केसेस भी समाअत कर रहे हैं, सिविल केसेस, जो टैक्स में जिसका कोई एक्यूमेन है या जो बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो वो टैक्स मैटर सुन रहा है, इस तरह से वो अपना वो काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे चलने से पहले रबिया ने भी 2-3 सवाल आपसे करने होंगे। मेन जो इस वक्त फोकस है ना, बड़ी खबर, आज मुझे कोई बंदा मिला, उसने कहा आप ये बताएं इन तरामीम में से बड़ी खबर क्या है। रिपोर्टर है ना, हम छोटी, मतलब हमें बड़ी खबर देखनी होती है कि इसमें से तमाम आपने देखे, जो बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट था वहाँ से अंदाजा हुआ, कुछ इसाक डार साहब ने भी परसों सेनेट में तकरीर की कुछ बताई, तो हम भी मौजूद थे वहाँ पे, सेनेट में सुन रहा था। मैंने कहा जी मुझे इसमें जो बड़ी खबर लगती है ना, वो बिग स्टोरी, वो 243 है जो सदर की पावर्स में अमेंडमेंट है। तो आपके कोई है कि उसको कैसे देखते हैं कि 243 को चेंज करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है, जो कि सदर की पावर्स हैं टू अपॉइंट आर्मी चीफ, नेवल चीफ, सर्विसेज चीफ एंड इंडक्ट एनीवन इन द आर्मी, या जो इंडक्शन कमीशन वगैरह होते हैं। मुझे तो बड़ी खबर वो लगती है, सबकी आंखें हमारी तो उस पर लगी, बाकी एनएफसी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, तो फिर तलीम है, सेहत है, बला बलू, वो तो बात के मसले हैं, वो तो वैसे शामिल बाजा कर दिए गए होने थे, मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट है वो डिस्ट्रैक्शन, जैसे गुड वर्ड। तो 243 का क्या है सर, उसमें क्या करने वाले हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि उसके 2 हिस्से हैं 243 के। पहला हिस्सा ये है कि द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शैल बी द सुप्रीम हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस, ठीक है। दूसरा हिस्सा ये है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द चीफ्स, ठीक है, ऑफ आर्म फोर्सेस। वो फिर सारी डिटेल आ जाती है, बरी बैरी हवाई जो हमारे चीफ्स हैं उनका तकर्र करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें तरमीम सदर को अख्तियार तो पहले भी नहीं था कोई ख़ास, वो जो सरबराह है आर्म फोर्सेस का, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जाती है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जाती है। अब मैं ज़ाती तौर पे, वैसे मेरा एक तुक्का है, ये मेरी छठी ये कहती है कि उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं कि जिस तरह सपोज के एक कोई अदारा हो, कोई उसे कोई सेंट्रल हैसियत हासिल हो कि फ़ौरन आपको, अब देखिए ये जो 9 और 10 मई की जो मिडनाइट थी जब इंडिया ने अटैक किया, तो फौरी आपने रिस्पॉन्ड करना था, उसके लिए कैबिनेट मीटिंग, उसके लिए पार्लियामेंट का इजलास, सिक्योरिटी काउंसिल तो है ऑलरेडी जिसमें सारे सिक्योरिटी काउंसिल, मेरे ख्याल में शायद इस तरह की कि कोई ऐसा हो कोई। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, कि शायद ये जो फील्ड मार्शल का उनको टाइटल दिया गया है, तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना है, क्योंकि ये दिया गया है कैबिनेट के अप्रूवल से, लॉ बना के नहीं किया गया। सो कल को कोई ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आता है जिसका दिल करता है कि जनाब के फलां जिनको ओहदे दिए गए थे फील्ड मार्शल के या वटेवर, तो वो कैबिनेट के अप्रूवल से विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो इट्स ये बेटर कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाए 2/3 के साथ, ताकि कल को, मतलब मैं नाम ले लेता हूं, इमरान खान साहब आ जाते हैं, जी, वो समझते हैं कि जनाब ये फील्ड मार्शल का जो वो बात कहते भी रहते हैं कि टाइटल नहीं मिलना चाहिए, तो कल वो कैबिनेट इजलास बुला के 10 साल बाद भी ही कैन रिवोक द टाइटल। सो इट्स बेटर, ये जस्ट मई एक अंडरस्टैंडिंग है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन कवर दे रहे हैं, ताकि कल को कोई प्राइम मिनिस्टर जो है
वो ये ना आके कर सके कि जो मौजूदा हैं जो बाद में 10 साल बाद 15 साल वट एवर टाइम, सो इसकी कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? ये मैंने सुना है इस हद तक कि जो फील्ड मार्शल, चूंकि फील्ड मार्शल का जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में 243 में, तो उसको कवर देना तो जरूरी वो है। आर्मी एक्ट में तो मेंशन है, ठीक है, इन्हें एक कवर भी दिया जा सकता है और फिर इसकी अपॉइंटमेंट का तरीकेकार या इनकी टर्म ये वगैरह इस तरह की शायद उससे कोई वो, और फ्यूचर में तो कोई नहीं करेंगे ना, एक ही फील्ड मार्शल तो लास्ट टाइम तो 65 के बाद तो कोई फील्ड मार्शल नहीं, वो तो मैं समझता हूँ, मेरी जाती राय है कि जनरली तो एक ही यही फील्ड मार्शल हैं, इसलिए कि विद द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट इन्हें बनाया गया। वो तो ये हुआ था कि सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल के ओहदे पे फाइज कर दिया। वो तो एक बंदे ने ही फिर अपने जो ओहदा था अपने अंदर तफवीज़ किया, इंटरेस्ट किया, लेकिन शायद जो अब इसका मुसवदा सामने आया तो पता चलेगा जो मुसवदा सामने आएगा, डिबेट होती कि आपको भी हम जहमत देते रहेंगे, आपका इनपुट लेते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा हमें एनलाइटन किया, बहुत सारी नई नई चीजें, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, राजा खालिद सीनियर कानूनदान जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन बता रहे थे कि 27वीं तरमीम का जो मसवदा है उसमें जो जो चीज़ें शामिल हैं उस हवाले से जो है वो बात कर रहे थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद खबरें हैं वो भी शामिल करें। वेलकम बैक नाजरीन, एक और खबर के बारे में जो है वो जल्दी से आपको बताते चले। सीएम बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब जो हैं उन्होंने एक शिकायत की है, उस हवाले से जो है वो क्लासा साहब का भी एक कमेंट चाहूँगी। क्लासा साहब, पीटीवी बोर्ड की जब तश्कील दी गई तो उसमें से सूबा बलूचिस्तान से जो है वो कोई मेंबर नहीं है, और उस पर जो है वो उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा आर वी द चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड। उनको जो है वो बहुत बुरा लगा और कि इसमें बलूचिस्तान का कोई मेंबर जो है वो पीटीवी बोर्ड में नहीं है। अताउल्लाह तारर साहब जो है उन्होंने इसका रिप्लाई भी दिया है वैसे। अच्छा, वो ये कहते हैं कि नेम्स शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम बलूचिस्तान हैड इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन ड्यू टू विच दे कुडंट बी नोटिफाइड इन दिस फेज, और उन्होंने ये कहा कि ये फर्स्ट फेज है, तो अगले फेज में जो है वो ये नाम आ जाएंगे। और उस पर भी उन्होंने रिप्लाई किया है सरफराज बुगटी साहब ने, उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि पहले फेज में भी जो है वो बलूचिस्तान को इंक्लूड कर लिया जाता। मेरा ये ख्याल है कि ये अताउल्लाह तारर साहब को मादरत करनी चाहिए थी रादर देन एक्सक्यूज देने के कि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट। तो भाई मेरे, आपने जिन लोगों को लगाना होता है, करना होता है, आप कौन से डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, कौन से आप उनका क्राइटेरिया देखते हैं, फिर उसके बाद बैठ के मतलब मेरिट पे चीजें हो रही होती हैं। सपोज अगर मेरिट पे भी डॉक्यूमेंट ये उनके मुकम्मल नहीं थे तो 2 दिन रुक जाते भाई। ये कौन सा पीटीवी जो है पहले कोई आपने चांद पे पहुंचा दिए, मरीख पे पहुंचा हुआ है और ये नीचे जमीन पे आ जाता अगर आज इस बोर्ड का नोटिफिकेशन ना होता। आपको मदद करनी चाहिए थी। बाज़ दफा मतलब मदद इस हमारे खित्ते में कोई प्रॉब्लम है तो सॉरी और थैंक यू नहीं कह सकते हम। ना किसी को सॉरी करेंगे, हमारी बात अना के खिलाफ है, हम सॉरी नहीं करेंगे, किसी को थैंक यू भी नहीं करेंगे। शुक्रिया करना भी हमें लगता है हमारी इज्जत में कमी हो रही है, सॉरी करने से मजीद लगता है हमारी इज्जत में कमी आ गई। भाई मेरे अब सीधा एक वजीर आला बलूचिस्तान ने, उन्हें बुगटी साहब ने बिल्कुल सही बात की है। अब वैसे दिन रात बलूचिस्तान हमारे भाई तो हमारे खिलाफ, हमारे पेट्रोल के पैसे भी निकाल के आपने कहा सड़कें बना रहे हैं, उनके पता नहीं किधर गए पैसे, 30-40 बिलियन रुपीज इकट्ठा करके आवाम से, तो कभी आपने उसके वो भी नहीं बताया, फॉलो अप भी नहीं दिया कि वो 30-40 अरब रुपया लेवी जो लगाया था आपने ये लोगों पे, वो किधर गया, उसकी कोई खबर ही नहीं है। खा पी गए हैं या कहते हैं हमने डाल दिए, वहां पे डाल दिए होंगे, फेयर एनफ। एक वो आपको कंप्लेंट कर रहे हैं, आपको उनसे मदद करनी चाहिए थी कि सर यू आर राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट, हमने ये कोशिश की थी लेकिन हमारी गलती, हमें को वेट कर लेना चाहिए था। तो उन्होंने सही पॉइंट आउट किया और मेरे ख्याल बुगटी साहब के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन उनको भी दाद दें। अताउल्लाह तारर साहब डट गए, वो भी वो कहें कि जनाब कि मैं क्यों सॉरी करूं, मैं क्यों गलती मानूं, गलती उस बंदे के जिसने कागजात नहीं भेजो। भाई एक दिन रुक जाएं, 2 दिन रुक जाएं, चले हफ्ता रुक जाएं। और दूसरे जो आपने लाहौर से 2 बंदे रख लिए, 2 बंदे, हालांकि नदीम असगर वो जो है उसमें नदीम असगर सैयद जो है ही इज एलिजिबल, उनका बनता है, बहुत बड़ा नाम है उस असगर नदीम सैयद साहब जो है, बड़ा नाम है, राइटर हैं, अदीब हैं, पोएट हैं, मतलब शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, खाका निगार हैं, ड्रामे उन्होंने इतने बड़े बड़े कामयाब लिखे, उनका बनता है। बाकियों को मोस्टली मैं नहीं जानता, ये मेरी नलायकी नाअहली होगी, जिनको किया गया, जिनके कागजात बकौल उनके टाइम पे मिल गए, पूरे भी हो गए, बलूचिस्तान वाले के पूरे नहीं हुए, हमने नहीं लगाया। तो अताउल्लाह तारर साहब जनाब जो दिल चाहे सर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है सर, वो जो चाहे कह सकते हैं। आप माजरत करने की बात करें, ये तो ये खासियत होती है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने की, दूसरों से माजरत करें, दूसरों से माजरत करा ले, ठीक है। बल्कि उनको शुक्र करें बुगटी साहब से उन्होंने मदद नहीं करवा दी, उनको बुगटी साहब से मदद करवानी चाहिए थी कि आपको कैसी जरूरत हुई कि मेरे फैसलों पे आपने बैठ के फिर कहते पंजाब के हम लोग कहते हैं कि दूसरे सूबों के लोग हमसे चिढ़ते क्यों हैं। थैंक यू तो करवा लिया उन्होंने बुगटी साहब से। अच्छा, बुगटी साहब ने थैंक यू कर दिया, उन्होंने कहा थैंक यू अता भाई,
तो फिर जो है चलो अगर वो राजी हो गए हैं ना भुगटी साहब, तो फिर हम क्या कह सकते हैं। हालांकि मेरा ये ख्याल है ये उनका बहुत बड़ा लैप्स था। इन्हीं चीजों से सूबों के दरमियान नफरतें फैलती हैं। इन्हीं बातों से डिस्टेंसेस, फासले जो है ना बढ़ते हैं। आपको छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में जो इसका तसव्वुर किया होगा वो अच्छा नहीं किया होगा कि बाकी आपको मतलब है उस खैबर पख्तूनख्वा से भी बंदे मिल गए हैं, सिंध से भी मिल गए हैं, आपको लाहौर से 2 मिल गए हैं, अपने लाहौर से 2 मिल गए हैं, लेकिन क्वेटा से कोई बंदा नहीं मिला। जो मिला है बेचारा उसके साथ वो नलायक होगा मेरी तरफ, उसका कागज भी पूरा नहीं था, सीवी भी पूरा नहीं लिख सका बेचारा पसमानदा बलोच हमारा भाई, क्या कह सकते। फिर तो बनता था उसको आप एक्सक्लूड करें उसमें से। ठीक है जी, इसी पॉइंट पे नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद एक और अहम इंटरेस्टिंग न्यूज है NCCIA के हवाले से, जो कि आजकल बड़ी खबरों में है, तो इस हवाले से बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। कई अरसे से जो है अब हम देख रहे हैं कि NCCCI जो है जो कि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो खबरों में नजर आ रही है। उनके कुछ अफसरान जो हैं उन पे रिश्वत लेने का इल्ज़ाम था। कुछ अफसरान हमने देखा बीच में गायब भी हो गए, मिल नहीं रहे थे, कहाँ गायब थे। तो ऐसा मालूम हुआ कि क्योंकि उन पे जो है वो ये इल्ज़ाम है, इसलिए जो है वो खुद ही गायब हो गए हैं। ये भी चल रहा था। अब क्या हुआ मामला जो है वो क्लासा साहब अब सेनेट दाखिला कमेटी में जो है वो पहुंच गया, तो क्या क्या चीजें जो हैं वो सामने आई हैं? आज एक बड़ी अहम ब्रीफिंग थी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी यानी इंटीरियर जो है बड़ी हाई पावर्ड है, वहाँ पे ये पेश हुए हैं उसके FIA के आला हुकाम, और उन्होंने ब्रीफ किया। जो स्कैंडल आया था यहाँ पे, आपको पता है 3-4 स्कैंडल आए थे, अच्छा खासा बड़ा हैवी एजेंडा था। एक आया था जहाँ 500 रुपए पे आजकल डाटा अवेलेबल था पाकिस्तानियों का, हजारों की तादाद में 500 रुपया दें डाटा ले लें, उस पर ब्रीफिंग थी, बड़ी अहम थी। फिर पता चला कुछ सेनेटर्स हैं वो लुट गए, शौकत खानम के नाम पे लुट गए, और स्पेशली PTA के लोग जो हैं उनसे 5-5 लाख रुपए ले गए हैं, और PTA के सेनेटर से लिए गए। वो बड़ा उसमें इंटरेस्टिंग था। फिर पता चला कोई MNA भी लुट गए हैं, इसमें सेनेटर्स MNA जो है वो लुटे हैं, उनकी कोई थोड़ी सी ब्रीफिंग मांगी गई थी। और फिर प्लस हमने ये देखा है कि जनाब के जो मेन था उसमें वो इनका था, ये जो उसमें आया था डिक्की भाई जो हैं, वो जो यूट्यूबर हैं जिनकी मिसेज जो है उस अरूब जतोई साहिबा से 10 करोड़ रुपए के करीब उन्होंने FIA के या इससे साइबर क्राइम एजेंसी के जो लोगों ने पैसे लिए। सो दैट वाज वेरी सेंसिटिव। तो मैं उस पर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ FIA के DG साहब जो है राजा रिफत साहब जो हैं। बड़ा मुश्किल होता है कि अपने ही ये अफसरान पे हाथ डालना, मतलब पुलिस वाले नहीं करते, बहुत सारे लोग नहीं करते। पेटी भैया डिमोरलाइज हो जाएंगे। अपने FIA के इतने बड़े बड़े डिप्टी डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, 3 डिप्टी डायरेक्टर है मेरा ख्याल है, कोई एडिशनल है, कोई 2 एक असिस्टेंट हैं, फिर सब इंस्पेक्टर है, ऐसे टोटल 13 लोग हैं। आपको 5 का पता है, 5 गिरफ्तार हैं, टोटल 13 हैं। अच्छा, 13 लोग हैं। और जो उन्होंने वहां पे ये उनको दाद इसलिए बनती है कि कोई ये मोहसिन नकवी साहब की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने भी हुक्म दिया है कि इन तमाम को गिरफ्तार करो, अदरवाइज ये मामला हशब भी हो सकता था, छुपाया जाता कि एजेंसी की बदनामी होगी। और मतलब वो एजेंसी जिसका काम था कि लोगों को फ्रॉड से बचाना है, वो खुद ही जो है वो खुद इस काम पे लग गए हैं। और इसमें जो उन्होंने इनके शफात की हैं कि लाहौर के जो उनके वो एडिशनल डायरेक्टर थे जो इनके इंचार्ज थे, उन्होंने वो जो अमाउंट्स रिकवर करवाई हैं 4 करोड़ 25 लाख रुपए रिकवर कराया गया है। और बताया गया है, जो ब्रीफिंग आज दी गई है वहां पे उसमें सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, कि वहां पर इनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज किए गए हैं, इनकी फैमिलीज के मेंबरान के अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, और प्लस इनकी जदादें निकली हैं बहुत सारों की, जो जदादें खरीदी हुई थी वो भी निकली हैं, उनको भी किया गया है। और इससे आगे की चीज है जो वो चीजें निकली हैं कि इनमें से कुछ लोग जो हैं, सारे तो नहीं होंगे, कुछ लोग जो होंगे वो भत्ता भी ले रहे थे कॉल सेंटर से। ये जो फ्रॉड करते हैं व्हाट्सएप कॉल से लोगों को मतलब यहाँ धोखे देने के, वो जो कॉल्स वगैरह आती थी उसमें से मंथली भत्ता ले रहे थे, और कंपनी से भी ले रहे थे, ये कॉल सेंटर से भी ले रहे थे, पूरा एक नेटवर्क चल रहा था। उन्होंने कहा ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये इतना बड़ा काम हो रहा था। अभी आपको हम थोड़ा सा बता रहे हैं, जो आज FIA ने ब्रीफ किया वहां पे सेनेटर्स को, ये थोड़ा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग। और ये पैसे इकट्ठे करके ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो रही थी, निचले लेवल से लेकर टॉप तक पैसा चल रहा था। मतलब इस मुल्क की आप दाद दें उनको। तो उन्होंने इनकी जो इन्वेस्टिगेशन की है, अब ये पता चलता है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, गैंग था, 13 लोग थे, 5 भी नहीं थे, और 10 करोड़ रुपया तो उन्होंने वहां से लिया है। मंथली अलहदा रहे थे, पैसे अलहदा रहे थे, एक उन्होंने बताया भी है कि किस किस अकाउंट से कितना रिकवर किया। टोटल 13 लोग हैं। यूट्यूबर्स की कमाई जो थी उन्होंने कमाया, तो FIA के हमारे दोस्तों ने उड़ाया, माल बनाया, खाया पिया। लेकिन फिर मैं कहूंगा मोहसिन नकवी साहब और राजा रिफत साहब जो हैं, दे शुड बी अप्रिशिएटेड। हम तनकीद करते रहते हैं, अपने बंदे पे हाथ डालना ये मुश्किल काम हो, तो हम इसको फॉलो करते रहेंगे। और भी बहुत कुछ है, डॉक्यूमेंट से लेकर टाइम आई थोड़ा। नो कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, वो जो उन्हें शौकत खानम पे नाम पे पैसे कैसे लूटे गए। अब टारगेट देखें, लोगों को जहानते देखें, सेनेटर जो है वो लुट गए हैं। और जब इन्होंने फॉलो किया, पता चला बंदा जो लाहौर का है,
और जो इन्होंने अपने वारंट वगैरह भेज दिए हैं या उनको समन किया है केस दर्ज करने के बाद वो कराची भाग गए। अच्छा। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो। ये इस बात की उन्होंने दाद दी है सेनेटर्स ने, कहते हैं बड़ा लंबा चौड़ा फ्रॉड नहीं करते, 5-5 लाख रुपए मांगते हो भाई, मेरे अगर 10 लोगों से 5 लाख ले दे, 50 लाख 20 से मांगेंगे तो क्योंकि इतने पैसे तो दे देते हैं ना कि शौकत खान हमका नेक काज के लिए दे रहे हैं, खान साहब की पार्टी के दे रहे हैं, वो बड़े समझदार हैं। तो अगर 50 लाख मांगते आपसे डोनेशन, आपने तो नहीं देना था, 5 लाख ही देना था। तो उन्होंने बड़ा समझदारी से सामने रख के इनको भी लूट लिया, ये भी लूट गए। फिर पता चला व्हाट्सएप कॉल्स आ रही हैं, वहां पे बिलाल खान साहब मंदोखेल उन्होंने बताया वहां पे कि वहां पे कोई एक और है, मैंने उनसे 15 लाख रुपया ऐसे उन्होंने फ्रॉड कर लिया। अच्छा। अब ये बहुत सारे लोग हैं जो बताते ही नहीं है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, क्योंकि आपकी प्रेस्टीज का मसला होता है, यार मैंने ये सेनेटर वजीर लूट के है, यार ये क्या करेगा। सो बहुत सारे लोग तो वो सामने नहीं आते शर्म के मारे। लास्टली क्योंकि टॉपिक ज्यादा थे, जो चीजें आई हैं, खबर आई थी मोहसिन नकवी साहब ने कमेटी बनाई थी कि जनाब के यहाँ पे डाटा जो है ना 500-500 रुपए में बिक रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई सर, पता ये चला बखर का एक नौजवान है मोहम्मद अनीस शाह, हालांकि समझा जाता है बखर लिया मियां वाले हम बड़े पसमानद है, जरा देखें सही हमारी दाद दें हमें। उस नौजवान ने 32 जनाब वेबसाइट खोली हुई थी, 52 के करीब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे और 10 GB का डाटा उसके अंदर मोबाइल फोन्स के इन तमाम चीजों का था। 500-500 रुपए पे वो लगे हुए थे जनाब। उनको गिरफ्तार किया गया है, उनके से मजीद इंकशाफात हुए हैं इस मुल्क में देखें कि, और वो बैठ के सारी चीजें माशाल्लाह बखर में बैठ के सारी चीजें बेच रहे थे, कर रहे थे। तो IT टेक्नोलॉजी का फायदा जो ट्रिकल डाउन ये इफेक्ट कहते हैं, वो वहां से आपकी अब सिलिकॉन ये वैली से चला है, चलते चलते यहाँ इस्लामाबाद, यहाँ पे नस्ट, यहाँ पे IT कंपनी सारा, MIT, फिर जो भी कहें, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कहें तो अमेजॉन कहें तो इलान मस्क, आखिर वाया MM रोड, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ, वो बखर पहुंचे। और हमारे बखर के नौजवान अनीस साहब ने बादशाह बैठ के 3200 टैलेंट तो यहाँ भी है, टैलेंट ये है, टैलेंट उसने बैठ के 500-500 रुपए में आपका हमारा सबका डाटा बेचा है, ये है जी माल लगाओ और वो जो कुछ करना है कर ले। उसका भी बताया गया, वो भी गिरफ्तार हुआ है। सो बहुत सारा आज एक लंबा एजेंडा था जो बताया गया। बात वो है कि लोगों का ट्रस्ट गायब हुआ है कि अगर एजेंसी के लोग FIA के या अगर साइबर एजेंसी के लोग भी ये काम करेंगे, भत्ते लेंगे, जदादें बनाएंगे, बैंकों से करोड़ों रुपए निकलेंगे, रिकवरियां करवाएंगे। रिकवरी की मैंने बताया 4 करोड़ 25 लाख रुपए उनसे रिकवर हो चुके हैं। इट्स ए शेम। मतलब आपने वर्दी पहनी, आप पे ट्रस्ट है, तनख्वाह मिलती है, लोगों का भरोसा है। एक वर्दी पहनने के बाद, एक बैज लगने के बाद, कोई बैज की भी इज्जत होती है, आपकी है या नहीं है, बैज की भी इज्जत होती है। और ये साइबर क्राइम का जो विंग है ये FIA से इसीलिए अलग किया गया था कि बहुत एफिशिएंटली जो है वो ये काम करेगा। एफिशिएंट तो हुआ है। एक ही डील में उन्होंने डिक्की भाई से 10 करोड़ नहीं 10 करोड़ डिक्की भाई की बेगम साहब से ले लिया। भत्ते अलहदा ले रहे थे, जदादें अलहदा बना रहे थे, सारी चीजें डिटेल ये बताई गई है। देखे पूरी फाइल है मेरे पास, मैंने अभी दुआ करें मैंने फाइल नहीं खोल ली पूरी टाइम, थोड़ा सा नहीं तो पूरी फाइल लेके बैठे हुए थे। ठीक है नाज़रीन, इसी पॉइंट पे जो है वो प्रोग्राम खत्म करते हैं। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी।